जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि एक बोनस मार्किंग फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको कह मैं एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कह रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये बहुत चीज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन एज ए स्टूडेंट, अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इस टॉपिक में से जिस वक्त अपना क्वेश्चन पूछता है, नाम आपको भी पता ही है इस टॉपिक का। दिस वन इज द डोरमेंट कंपनी। आज जब लगभग कंपनीज एक्ट के जो कंसेप्चुअल सारे टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं, चाहे वो एमओए हो, चाहे वो एओए हो, चाहे इनकॉर्पोरेशन का सफर हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे कैपिटल किस तरीके से ला सकते हैं, वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है, जनरल मीटिंग कैसे होंगी, डायरेक्टर्स के न जाने कितने कितने खतरनाक भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद में अब मैं ये कह सकता हूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ ज्यादा कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बचा नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, एक टॉपिक जो किसी जमाने के अंदर, अगर आप पुराने कोर्स देखोगे ना, कोर्स चेंज होते रहते हैं हर 3-4 महीने के अंदर, तो आपको पता पड़ेगा हर 3-4 साल के अंदर, सॉरी, तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत शिफ्ट हुआ है। कभी किधर, कभी कभी ये टॉपिक हुआ जा करता था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के अंदर, कभी कंपनी लॉ में, कभी कंपनी लॉ के पार्ट ए में, कभी कंपनी लॉ के पार्ट बी में, कभी टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ, कभी अलग से बनकर। और टॉपिक क्या है या टॉपिक किस तरीके से चलने वाला है उस पर मैं आता हूं, और टॉपिक का नाम है सिंपल सा डोरमेंट कंपनी। ये कंपनी का तरीका है, और कंपनी का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में बेसिक होना आपको और हमको एज ए सीएस स्टूडेंट और एज ए सीएस प्रोफेसर कंपल्सरी है। क्या होता है पता है? डोरमेंट वर्ड को अगर आप डिक्शनरी में सर्च करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, है ना। एक ऐसी चीज जिसमें कुछ क्रिया नहीं हो रही है, निष्क्रिय। मैं एकदम प्योर और विशुद्ध हिंदी में बताऊं तो उसको निष्क्रिय कहा जाता है। और इंग्लिश में तो अब क्या बताऊं, इंग्लिश का तो खुद ही शब्द है डोरमेंट। या फिर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, एक वर्ड आपने सुना होगा इनएक्टिव, यानी एक ऐसी चीज जो एक्टिव में नहीं है, उसे अपन डोरमेंट कहते हैं। तो डोरमेंट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, केवल एक ही सेक्शन है इसका, 455। इसीलिए डोरमेंट कंपनी, मैंने आपको पता है अभी से ठीक अगर 4-5 मिनट पहले, अगर कोर्स की बात आपको याद ही होगा, तो मैंने कहा था एक तरीके की बोनस मार्किंग है। सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिस के एस्पेक्ट से नहीं कह रहा। यानी अगर मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं और एक कंपनी को डोरमेंट करना है या डोरमेंट हो जाती है, तो मुझे पता है 50 टेंशन हो सकती है। लेकिन एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके एक ओवर यू प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस सिचुएशन का एक अकेडमिक नॉलेज होना चाहिए। उसके हिसाब से तो ये बोनस मार्किंग ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, ये भी बात तय है। सवाल आया डोरमेंट क्या है, तो सुनना। डोरमेंट में सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक स्टेटस होता है। स्टेटस, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? आपको नहीं समझा पा रहा तो सुनना। आपने सुन रखा होगा ना, पर्सन का मैरिटल स्टेटस होता है, सिंगल, मैरिड, करते हैं ना अपन, ऐसा होता है ना। सेम यहां पर भी कंपनीज का भी स्टेटस होता है। जिस समय आप प्रैक्टिस में जाओगे, ज्यादा समय थोड़ी है, आप एक बार फर्स्ट ग्रुप कर लो और सेकंड ग्रुप करते ही आप जो ही प्रोफेशनल में पहुंचेंगे, तो यू आर सपोज टू डू द अप्रेंटिसशिप, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जब आप सीएस की ट्रेनिंग करोगे ना, तब आपको ये मेरी बातें याद आएंगी कि जिस वक्त आप अपनी जिंदगी के पहली बार किसी कंपनी को सर्च कर रहे होगे, आप मास्टर डेटा में जाएंगे। अभी आपको शब्द अजीब सा लग सकता है, मास्टर डेटा कंपनी, लेकिन ये आपका रात दिन का काम होने वाला है। तो जिस वक्त आप किसी कंपनी को सर्च करोगे ना, तो उस कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा, कंपनी में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है वो आएगा, कंपनी का एड्रेस आएगा, कंपनी कहां पर है। यहीं पर एक वर्ड लिखा होगा स्टेटस। मैं लिटरली बता रहा हूं, तब आपको लगेगा यार ये तो हम पढ़ चुके हैं। पता है उसमें स्टेटस में क्या लिख रहेगा? एक्टिव, यानी वो कंपनी जिंदा है। या फिर पता है क्या आएगा? अंडर द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक ऑफ, या फिर आएगा स्ट्राइक ऑफ। यानी स्टेटस होता है कंपनी का। अगर वो कंपनी अमलगामेट हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, अरे मर्जर अमलगामेशन कहीं कहीं तो जबरदस्ती पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर लिख रखा होगा स्टेटस अमलगामेटेड। यानी उसका क्या स्टेटस है?
उन्हीं स्टेटस के बीच में एक स्टेटस कई बार आ जाएगा, यानी हजारों कंपनी में से कुछ एक कंपनी का आपको स्टेटस दिख सकता है, उसमें लिख रखा होगा डोरमेंट कंपनी, यानी ये कंपनी निष्क्रिय हो चुकी। तो सवाल आता है कि ये देखो, अब मेरे नोट्स पर अगर मैं आता हूं तो यहां पर भी यही बता रखा है, स्टेटस ऑफ द कंपनी। स्टेटस ऑफ द कंपनी इतनी तरीके की होती है, एक बार फिर से मैं फिर बोल रहा हूँ, सीएस प्रोफेशनल में पहुंचो या जिस वक्त आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिले, और आजकल तो भैया चैट जीपीटी के जमाने हैं, पता नहीं स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कैसे वो एआई से क्या क्या निकाल लेते हैं। आप आरओसी की वेबसाइट पर जाओ, आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। कंपनी या तो एक्टिव होगी या अंडर द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक ऑफ होगी, स्ट्राइक ऑफ होगी, लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप में है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर लिक्विडेशन। डिजोल्व, अगर वो बंद हो चुकी है तो उसका स्टेटस होगा डिजोल्व, और अगर वो कंपनी किसी के साथ अमलगामेट हो चुकी है तो उसमें लिख रखा होगा अमलगामेटेड। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ द कंपनी। तो बात की एक बात, अभी हमारा ध्यान है इस डोरमेंट पर, है ना, कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कंपनी एक ऐसी सिचुएशन में होती है जहां पर कंपनी के पास करने को कुछ नहीं होता, है ना, करने को कुछ नहीं होता, मन कहने का मेरा क्या मतलब आ रहा है कि अगर कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर रही है एक लंबे समय से, और या फिर वो बिजनेस करना ही नहीं चाह रही एक लंबे समय तक, तो कंपनी क्या करे, आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो गई। तो जो ही रजिस्टर्ड हो गई तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, आपको हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है, साल में एक बार आपको एजीएम करवानी पड़ती है, फाइनेंस स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, आपको रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, न जाने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज एज पर द कंपनी एक्ट 2013, जितने 470 सेक्शंस है ना, इन सभी सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी जिंदा है, अगर आपकी कंपनी एक्टिव है तो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी बिजनेस की कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप खुद कहते हो कि हमें कुछ विराम चाहिए, हमें कुछ पॉज चाहिए, ताकि हम इन फ्यूचर बिजनेस कर सकें। तो मैं यहां पर एक काम करो, एक बार आप स्क्रीन पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं यहां पर एक बहुत बड़ी एक लाइन लगा रहा हूं, और मैं अभी इसके फर्स्ट पार्ट पर ही लिखना शुरू कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट पर, सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो सुनना, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई, कंपनी बनाई, ये पर्सन है जिन्होंने कंपनी बनाई है, ए बी सी और डी। पता है क्या है, ईयर चल रहा है 2025, कंपनी को बने हुए 1-2 साल हो चुके हैं। अब ये क्या कह रहे हैं यार, कंपनी में कुछ काम तो हो ही नहीं पा रहा, बिजनेस ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो पा रहा है पता है, कई बार बिजनेस न हो पाना पॉजिटिवनेस का सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिवनेस के भी सिम्टम्स होते हैं कई बार बिजनेस ना होना, कि आप अपने घर पर बैठे हो, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि यू आर थिंकिंग समथिंग, आप कुछ इंटेलेक्चुअल सोच रहे हो। मेरी बात देखो प्रोफेशनल तरीके से समझना, हो सकता है इनके दिमाग में कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान हो, होता है ऐसा, जिसको अपन सेकंड ग्रुप में पहुंच तो जाओ, आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हो जिसका नाम है आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, बाहुबली आई थी, बाहुबली, बाहुबली सेकंड कब आई थी, कोई 3-4 साल बाद जाके लोगों को पता पड़ा था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 4 साल लग गए, है ना, क्यों, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्स टाइम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहे वो कॉपीराइट हो चाहे पेटेंट हो, आज आप कोई नई तरीके का नया स्कीम का बिजनेस या प्रोसेस बना रहे हो, वॉन्ट यू थिंक दैट इट विल टेक टाइम, समटाइम ईयर्स, समटाइम मंथ्स, समटाइम ईयर्स, कई साल लग जाते हैं। अब सपोज करो मैं कोई फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काम कर रहा हूं, अब मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट तो आएगा 2028 तक, लोग वेट करते हैं, आप लोगों को बता दूं कि लोग वेट करते हैं, 3-3 साल तक वेट करते हैं अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, कि अब ये मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूं, और वो इतना शानदार तरीके से फिर वापस से कम बैक करते हैं कि वो सारी पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो दिस इज, अभी अब आप कहोगे सर हम ये क्या, मैं फिलोसॉफी पढ़ाना शुरू हो गया कंपनी लॉ में, अरे भैया इसका कॉन्सेप्ट समझो, तुम जब कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो जितना ज्यादा समय तुम कॉन्सेप्ट पे लोगे उतना कम समय तुम्हारा सेल्फ स्टडी। तो कहानी को समझने की कोशिश करना कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लोग होते हैं ना,
ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में सोचता है। इट्स नॉट लाइक कि आईपीआर हो। कई बार आपका प्रोजेक्ट ही ऐसा है जिसमें तुम्हारा दिमाग कुछ नहीं चल रहा है, उस प्रोडक्ट को बनने में 1.5-2 साल लग जाएंगे। होता है ना ऐसा कई बार। अभी अभी कल की न्यूज बता रहा हूँ, कल की न्यूज बता रहा हूँ। तुम सबने अगर न्यूज तो क्या देखते होगे, मेरे को तुम पर शक है। अगर तुमने देखा हो तो पता है क्या होता है। जो अभी ट्रम्प है एट प्रेजेंट, जिस समय क्लास रिकॉर्ड हो रही है या क्लास जो चल रही है, अभी ट्रम्प जी जो है ना वो सऊदी अरब गए हुए हैं। तो पता है क्या हुआ, सऊदी अरब ने उनको 4,000 करोड़ रुपए का, मैं अमाउंट गलत हो सकता हूं अभी, ये सोशल मीडिया की गड़बड़ है कि अब आपने बोल दिया तो ये अमिट हो जाता है। अभी कहीं कह दे कि नहीं वो तो 4,000 का नहीं, 400 का ही था, 3,000 का ही था, जो भी अमाउंट है, बट वो हजारों करोड़ रुपए का एक प्लेन गिफ्ट किया जा रहा है ट्रंप को। मैंने कहा यार ये तो गजब कर दिया यार, हजारों करोड़ रुपए की गिफ्ट कर रहे हैं। बाद में रात को न्यूज आई हो तो बताया कि उस प्लेन को बनने में भी 3 साल, 2 साल, 2.5 साल लग जाएंगे। अब मुझे बताओ, 6 महीने तो ट्रम्प सरकार को हो ही गए, और 3 साल जब तक वो प्लेन बनेगा ना, तब तक ट्रम्प सरकार खुद ही खत्म हो जाएगी, यानी खत्म होने का मतलब उनका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश करना, ये आईपीआर चीज ही ऐसी होती है। कई बार कुछ प्रोडक्ट होता है ना जो थोड़ा सा टाइम बाद होता है। चलो अब अपन अपनी किताब पर आते हैं, तो बात को समझना कि जब इतना समय है, यानी इतना समय से मेरा मतलब क्या आ रहा है कि भैया आप काम तो करना वाले हो 2028 में, यानी प्रोडक्शन 2028 में होगा, बिजनेस 2008, अभी तो 2025 चल रहा है ना। तो आपको पता है 2025, 26, 2026, 2027, 2027 फिर जाके आप एक्टिव हो गए। अब इन 3 साल तक तुम्हारे तो गले में घंटी बंधी भी है ना, किस एक्ट की? कंपनीज एक्ट 2013 के पूरे 470 सेक्शन, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है जो भी है, आपके ऊपर तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगे ना। आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना है। ऐसा होता ना कि आप इतने सारी फॉर्मेलिटीज है कि आप उनको पूरा करने के अंदर ही पूरे हो जाओगे। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? यहां पर सेक्शन 455 आपकी हेल्प करता है। वो क्या कहता है? आइए, आपको फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव है, आप खुद सुओ मोटो आरओसी को रिक्वेस्ट करके अपनी कंपनी को, जो एक्टिव कंपनी है, उसको डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करवा सकते हो। यू मे मेक एन एप्लीकेशन विद द आरओसी। आपको एक आरओसी को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, एमएससी फॉर्म जो है उसके अंदर, वो बाद में डिस्कस हो जाएगा। बाद में मतलब कोई सालों नहीं लगने वाले। अभी टॉपिक अगले 30 मिनट में तो हम इस टॉपिक को लगभग खत्म कर चुके होंगे। जो सुनना, 455 नंबर क्या कहता है कि आपको आरओसी को रिक्वेस्ट करनी है, महोदय हम 2-3 साल बाद वापस आ रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी कंपनी का जो स्टेटस है ना वो एक्टिव से डोरमेंट कर लो। तो आरओसी कुछ सवाल जवाब करता है, वो सवाल जवाब इंपॉर्टेंट है, वो सुनना। आरओसी कहता है अच्छा अच्छा गवर्नमेंट बनाना है, मैं तो बैठा हूं, बताओ। नंबर 1, क्या आपने कोई बिजनेस बिजनेस तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, कैसे पता पड़ेगा? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए। क्या मैं एक बार फिर से बोल दूं? देयर शैल बी जीरो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द कंपनी। अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी नहीं किया जाएगा। आप छोटा मोटा भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द डोरमेंट कंपनी फॉर बीइंग अ डोरमेंट कंपनी। अगर आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बनना है तो आपको सबसे पहली परीक्षा पास करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हो। लॉ ने तो क्या लिख रखा है पता है? देयर शेल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो अगला सवाल क्या आता है? ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? मुझे तो आ रही है ना डेफिनेशन, तो मैं बताऊं। अगर 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन हो जाए, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा करा, 1 रुपए का भी। सपोज कंपनी थी स्टेशनरी की, अभी मेरे पास में ये छोटी सी पेंसिल पड़ी है, अगर कंपनी ने ये पेंसिल 15 रुपए में बेच दी, इट विल बी कंसिडर कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, और कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द डोरमेंट कंपनी। आपके बिजनेस में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होना चाहिए। यानी ना तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मेरे को अकाउंट इतनी ही आती है, और न ही बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। किसी भी तरीके का अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो ही नहीं। अब जब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा तो बिजनेस हुआ ही नहीं रहा है। प्लस अब एक दिमाग खराब हो गया, बी प्रैक्टिकल। ये हो आप, आपका मूड खराब, आपने कहा कि साहब कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, नहीं होगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लेकिन सर ये जो बिल्डिंग है ना ये मैंने रेंट पर ले रखी है,
रेंट पर ले रखी है मैंने। सर हर महीने इसका 22,000 रुपए का भाड़ा है, 22,000 रुपीज रेंट है जो मुझे इसके लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। क्या सर मैं रेंट भी ना दूं? क्योंकि मैं रेंट दूंगा तो आप कह दोगे कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया। तो लॉ ने कहा यार बात तो सही है। तो लॉ ने कहा रुको एक मिनट इधर आओ, विमल का पैकेट लेके आओ, जुबा केसरी, है ना, आराम से बैठो, अब बताओ क्या हुआ। लॉ ने कहा एक काम करो, ये 4 ट्रांजेक्शन्स अगर आप करते हो, ये 4 ट्रांजेक्शन, तो इनको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा। उसमें से एक है ऑफिस एक्सपेंस। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट को कोई फीस जाती है, जैसे आपको एनुअल रिटर्न्स तो फाइल करने ही पड़ेंगे ना, तो जब आप एनुअल रिटर्न्स फाइल करोगे, एओसी 4 फाइल करोगे, एमजीटी 7 फाइल करोगे, तो आप जो एमजीटी 7A फाइल करोगे, या जो भी अगर स्मॉल कंपनी है, जैसी भी कंपनी है, आप क्या आरओसी को 300 रुपए की फीस नहीं दोगे क्या? आप 500 रुपए की फीस नहीं दोगे क्या? ये फीस दे सकते हो, मना नहीं है। अगर किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अरे मुझे बताओ इस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा क्या? वाटर बिल नहीं आएगा क्या? स्टाफ की सैलरी नहीं आएगी क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन बी पेड, यानी इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मैं चाहता तो किताबों की लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकता था। मेरी इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव रहता है या रहेगा, पढ़ें आप, मेरे से फालतू के एग्जाम्पल्स दिए नहीं जाते हैं। मेरे से सबसे बड़ी सिचुएशन है, मैं लीग से हट भी नहीं सकता हूँ। मेरे को तो, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे से जैसे अभी लीग से हट रहा हूँ ना, मेरा अंदर से मन नहीं लग रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। और मेरे को अगर ऐसी बात करनी है तो इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूँ ना, मैं बहुत शानदार ठीक ठाक बोल देता हूँ, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, हर चीज के ऊपर। पर ये यहाँ पर इन चीजों पे फोकस होना चाहिए ना, शब्द शह शब्द। आप इन चीजों को एक बार कॉन्सेप्ट समझो, 2 मिनट में प्रोविजन समझो, फ्री होते हैं ना। सुनना, बात को मैं वापस से लेके आऊं। नंबर 1, अपन एकदम रफ लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अरे कोई ऑफिस एक्सपेंसेज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हो गए, जिसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट के पेमेंट। अब वहां पर कोई गवर्नमेंट पेमेंट नहीं लिख रखा, वहां पे स्टेच्यूटरी पेमेंट लिख रखा है, जैसे कोई म्युनिसिपलिटी टैक्स देना पड़ रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग कोई फीस देनी पड़ रही, कोई टैक्सेशन देना पड़ रहा है, क्या आप वो दोगे नहीं क्या? आप कहोगे ओहो नो सर, वी आर, इफ वी विल पे दिस अमाउंट टू यू, इट विल बी द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, वी कांट बी कन्वर्टेड इनटू द गवर्नमेंट कंपनी। नो, नॉट एट ऑल। ये ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो ना, तो इट विल बी कंसिडर कि आपने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, यानी इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, मेरे से ज्यादा अच्छी अकाउंट्स आपकी है, मेरी अकाउंट्स तो इतनी वाहियात है जिसकी कोई हद नहीं, बट मुझे इतना जरूर पता है, वहां पे एक एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉट में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अरे करते हैं नहीं करते हैं? तो जो शेयर्स से आपको पैसा आ रहा है, तो दिस द बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बैंक अकाउंट डेबिट को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाए। हम कहां पढ़ रहे थे, कहां आ गए, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा? चलो वापस से आइए, कौन सी कंपनी गवर्नमेंट बन सकती? तो मैंने यह बताया था कि कुछ ऐसी कंपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काम करती है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। देखो जो नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब आपको क्या लग रहा है, जो सऊदी अरब, अगर मैं देश का भी नाम पता नहीं गलत दे रहा हूं नहीं ले रहा हूं मुझे नहीं पता है, सऊदी अरब जो गिफ्ट कर रहा है ट्रंप को, है ना, तो जो ट्रंप को जो गिफ्ट कर रहे हैं, वो तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, वो तो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। तो अगर आप फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए हो, अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर वर्क कर रहे हो, तो इट मींस एट प्रेजेंट यानी कुछ सालों तक तुम्हें उस कंपनी के अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज के बचने के लिए आप अपनी कंपनी को चाहो तो आरओसीजी को चिट्ठी लिखकर यह कह सकते हो कि महोदय, टाइगर जिंदा है और टाइगर वापस से आएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद। तब तक हमारी कंपनी को क्या कर दिया जाए, डोरमेंट कंपनी कन्वर्ट कर दिया जाए, स्टेटस चेंज कर दिया जाए। अरे होता है ना, आप अब कई बार स्टेटस, अरे मैरिटल स्टेटस होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये फेसबुक के अंदर स्टेटस होते थे, जब मैं जवान हुआ करता था तब हमारे फेसबुक में स्टेटस आते थे, सिंगल, कमिटेड, पता नहीं कैसे कैसे, वो तो मैरिड, और पता नहीं एक दो और आ रहे हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, कमिटेड, ठीक है। तो उसमें कई बार होता था, ऐसा आता था कमिटेड, फिर थोड़े दिन में 5 महीने बाद हमारा कोई दोस्त लिखता था सिंगल, अरे भैया इसका मतलब उससे कुछ हुआ है। तो काइंड ऑफ सेम वैसा स्टेटस कंपनी का होता है। एक्टिव कंपनी इसका मतलब सब चंगा सी,
लेकिन जो ही उसका स्टेटस बन गया डोरमेंट कंपनी, तो समझ जाना कि वहां पर उस कंपनी ने अपने आप को, आरओसी को यह बोला है थांबा, यानी रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़े टाइम बाद आ रहा हूं। पर आरओसी तो मेनली यही चेक करेगा कि उस कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, प्लस उस कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। पर किन ट्रांजैक्शन को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मैं समझा पाया? यानी अगर ये 4 ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो ना तो चलेगा, कर सकते हो। अब ये चारों ट्रांजैक्शन क्यों मैं अपने शब्द तुम्हारे पर दूं और फिर बाद में बताऊं कि इसका ये मतलब है? आओ ना, अपने पास तो नोट्स हैं, पैसे दिए हैं इसके। आइए, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पढ़ने का तरीका तो ऐसा ही है। अभी अपन डोरमेंट कंपनी को स्टार्ट करें और जिस समय डोरमेंट कंपनी स्टार्ट होगी उसके 7-8 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। पढ़ना तो मेन यही है ना। पहला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डोरमेंट कंपनी इज शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो सवाल आया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, तो सुनना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कंपनी। फिल्म यहीं पर खत्म हो गई। यानी मैंने क्या कहा था, 1 रुपए का अगर डायरेक्टर साहब ने कहीं पर खर्चा कर लिया, ये रही कहां पेंसिल, ये भी बेच दी ना 15 रुपए की, तो भी समझ जाना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गया है। बिकॉज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन कंडक्टेड और मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बिलो ट्रांजैक्शन, हट जाओ, हाँ, एक्सेप्ट बिलो ट्रांजैक्शन, एक्सेप्ट बिलो ट्रांजैक्शन। लेकिन ये 4 ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो ना तो भी आप डोरमेंट कंपनी बन सकते हो। कौन से 4 ट्रांजैक्शन? नंबर 1, पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू आरओसी। अरे आरओसी महोदय को 300 रुपए, 500 रुपए, अरे आरओसी की पेमेंट, कोई फॉर्म्स फाइल करते हैं तो आरओसी को फीस कर रहे हैं ना, वो दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अब देखो प्रोफेशनल लैंग्वेज, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग कोई टैक्स दे रहे हो, कोई म्युनिसिपलिटी दे रहे हो, कोई जीएसटी, मेरे को नहीं पता है जीएसटी वीएसटी, मेरे को नहीं आता, बट किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का कोई पेमेंट कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग? दिस एक्ट और अदर लॉ। यानी अरे कल को लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता पड़ रहा है कि आपको ईपीएफ में पैसा जमा करवाना जरूरी है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको इसमें, अरे करते हैं नहीं करते ईपीएफ में पैसा 12% जमा नहीं करते हैं क्या? आपको नहीं लगता है क्या कि पेंशन फंड के अंदर भी पैसा डिपॉजिट होता है? क्या आपको नहीं पता है क्या लेबर लॉ के अंदर ऐसे कितने सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं? अगर कोई महिला है जो गर्भवती हो गई तो क्या आप उसको सैलरी नहीं दोगे क्या? तो उस लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ, वो आप दे रहे हो अदर लॉ के अकॉर्डिंग या किस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो भी आप चल सकते हो, उसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानना क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है। थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और फोर्थ, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड। अब इस ऑफिस और रिकॉर्ड में सब आ गया, स्टाफ की सैलरी आ गई, इसमें रेंट आ गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इसमें पानी वानी का बिल आ गया, स्टाफ का कोई छोटा मोटा जो भी खर्चा है ना वो सब इस ऑफिस और रिकॉर्ड्स में आ गया। ये 4 ट्रांजैक्शंस को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहा गया है। इसका पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो? इसका पॉजिटिव मतलब यह है, if you will do these 4 transactions, if you will do these 4 transactions, ROC will say okay, still you are having these transactions, we may convert you or your company in the dormant company। बट इन चारों के अलावा, फिर से उठाऊं, कि पेंसिल भी बेच दी है ना कंपनी ने स्टेशनरी की, तो भी मान लेंगे कि उसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो चुका है, इसीलिए डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है। चलो अब सुनना, अब हम पढ़ते हैं, वापस से चलते हैं यहां। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कौन सी कंपनी गवर्नमेंट बन सकती है जिसका ऑब्जेक्ट हो फ्यूचर में कुछ करने की, फ्यूचर में, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, आईपीआर के लिए। लेकिन ये हुआ आधा पार्ट। अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकेंड हाफ। एक और तरीके की कंपनी है, वो भी डोरमेंट हो सकती है। कई लोग इस टॉपिक को तोते जैसे रटते हैं। कई लोग का मतलब क्या रहा है पता है? कई लोग से मेरा मतलब है कि कई स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ऐसा लेते हैं बाहर की तरह। ये टॉपिक इज द गेम ऑफ वर्ड्स। आप इस बात को समझना, एक तो फ्यूचर वाली कंपनी को आप डोरमेंट बना सकते हो, प्लस एक और कंपनी को आप डोरमेंट बना सकते हो, मैं उसको लिख रहा हूं, उसका नाम है इन एक्टिव।
कंपनी को भी डोरमेंट बना सकते हो। एक तो अभी मुझे लग रहा है ये, इसलिए आदमी की जो है ना हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बात तो मैं मानता हूँ। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी है तो यहाँ मैं मात खा जाता हूँ, है ना। बट इसीलिए क्या होता है, अब जिनकी ड्राइंग अच्छी होती है वो कितना एकदम शानदार खूबसूरत से समझा सकते हैं। चलो अपन एक बार और कोशिश करते हैं, है ना। एक तो कंपनी कौन सी हो गई जिसका प्रोजेक्ट कौन सा है, फ्यूचर, वो कंपनी भी डोरमेंट कंपनी बन सकती है। प्लस एक कंपनी जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब क्या है, ये अपने दिमाग में रखना, यानी वो कंपनी जिसका भूत बहुत बेकार था, मैं ऐसे कह सकता हूं। तो देखो, मैं ऐसे एकदम अपनी लोकल लैंग्वेज में बताऊं, एक ऐसी कंपनी जो भविष्य के लिए बनी है वो भी डोरमेंट बन सकती है। एक जिसका भूत बहुत बेकार था, इनएक्टिव हो गई थी। पता है भूत बेकार होने का क्या मतलब हो गया? तो सवाल आया, व्हाट इज द मीन ऑफ इनएक्टिव कंपनी। तो अब मैं आपको इनएक्टिव कंपनी का मतलब बताता हूं, आप यहां पर गौर करना। इनएक्टिव कंपनी मींस, मैं आपको बिखरा बिखरा हुआ टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन चुपचाप से मैं मोतियों की माला को पिरो रहा हूं। तुम्हें नहीं पता पड़ रहा, मैं एक एक करके मोती बांधते जा रहे हैं और अचानक ये माला दिखेगी, आपको लगेगा ओहो ये तो कहानी समझ में आ गई। अब सेकंड कंपनी कौन सी मैं ले रहा हूं, इनएक्टिव। सुनना, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है पता है? एक ऐसी कंपनी विच इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन। कमाल है, ये रही वो कंपनी। इस कंपनी में कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है और न ही कोई ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन मतलब बिजनेस एंड ऑपरेशन कुछ हो ही नहीं रहा। फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकंड, हैज नॉट मेड, ये अंग्रेजी है, हैज नॉट मेड, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। सुनो, एट प्रेजेंट मतलब आज की तारीख में कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है, आज की तारीख में कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं है। प्लस पिछले 2 सालों में कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है। कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट, अब आप बोलोगे सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड दीज फोर। यानी अगर कंपनी ने पिछले 2 साल में रेंट दिया है चलेगा, सैलरी दी है चलेगी, आरओसी को पेमेंट किया है चलेगा, शेयर इशू करके पैसा लिया है चलेगा, अगर कंपनी ने कोई पानी का बिल दिया है चलेगा, अगर किसी अदर लॉ के एक्सपेंसेस को किया है चलेगा। लेकिन उनके अलावा अगर कंपनी ने 100 रुपए का भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया ना, कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी की बनने की 2 ही शर्तें हैं, या तो आप आरओसी को सेटिस्फाई करो कि आपका फ्यूचर चंगा है, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हम आ रहे हैं, और या आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आपका इतिहास थोड़ा सा सही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समय चाहिए। कौन सा इतिहास? यानी इनएक्टिव कंपनी मींस कौन सी कंपनी? इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑन ऑपरेशन, यानी एक ऐसी कंपनी जो कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही। सेकंड, द कंपनी विच हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और थर्ड, which has not filed financial statement or annual return during last 2 फाइनेंशियल ईयर। लो भैया, सोने पर सुहागा। प्लस उस कंपनी ने पिछले 2 सालों तक, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपना एनुअल रिटर्न तक फाइल नहीं किया। तो आइए अब अपन आते हैं बुरी कंपनी पर। बुरी मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब जिसका पास्ट खराब है। पास्ट खराब है मतलब, नंबर, चलो मैं पास्ट इनएक्टिव कंपनी का मतलब 3 लाइनों में बता दूं। नंबर 1, कंपनी कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रही है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। तो इस तरीके की कंपनी भी आरओसी के पास जाके हथियार डाल सकती है कि सर हमें प्लीज गवर्नमेंट कंपनी बना दो, शायद हम वापस आ जाएंगे। तो डोरमेंट कंपनी कौन होती है? तो मैं अभी भी डेफिनेशन स्टार्ट नहीं की है, सेक्शन नंबर 455 स्टार्ट कर लेंगे और वो डेफिनेशन होने के 8 9 10 15 मिनट बाद तो टॉपिक ही खत्म है, ठीक है ना। और वो डेफिनेशन अब 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है ना, ये पूरा चैप्टर ही अब अगले 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आप मेरी बात को समझना, सेक्शन 455 की मैं ये बात समझा पाया तो ही मैं आगे चलूंगा। सुनना, कौन सी कंपनी डोरमेंट कंपनी है? ऐसी कंपनी जो आई है किसके लिए?
फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, प्लस उसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं होने। नेक्स्ट, प्लस कौन सी कंपनी? इनएक्टिव कंपनी। अब आगे कुछ नहीं लिख रखा है, तो इनएक्टिव कंपनी कहते किसे हैं उसका मतलब लाल पेन से लिख लेता हूं, ताकि इनएक्टिव कंपनी जब बोल रहे हो ना तो तुम्हारे दिमाग की लेयर के अंदर होना चाहिए, अच्छा इनएक्टिव कंपनी जिसमें कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन नहीं चल रहा है, इनएक्टिव कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया हो, इनएक्टिव कंपनी। अच्छा 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 अच्छा, जिसने पिछले 2 सालों के अंदर अपने फाइनेंस स्टेटमेंट यानी 2 फाइनेंशियल ईयर और 2 फाइनेंस स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, ये कंपनी इनएक्टिव। पर डेफिनेशन बहुत शांत है, डेफिनेशन हमारे फौजियों ने जैसे किया था ना पाकिस्तान के ऊपर, और कैसे एकदम शांति से बैठ के अच्छा 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 वहां पे न्यूक्लियर बम था, प्रेस वालों को कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था वहां न्यूक्लियर बम था, यानी गजब कर रहे हो, कितने एकदम शांति। तो डेफिनेशन कितनी सिंपल सी बता रही है, बताए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, प्लस अगर कोई कंपनी इनएक्टिव है, इस इनएक्टिव कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आ गया, बट फ्यूचर प्रोजेक्ट में इनएक्टिव ट्रांजैक्शन, सॉरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं आया ना, इसलिए टाइप करके लिखना पड़ा लॉ को। ये कंपनीज आरओसी को एप्लीकेशन कर सकती है फॉर बीइंग डोरमेंट कंपनी, यानी इन कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। चलो अब किताब की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, आइए। सेक्शन नंबर 455, 455 सुनना। अब पेन थोड़ा सा हल्का कर लेता हूं ताकि मैं उसको अंडरलाइन वगैरह भी कर पाऊं। डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी which is an भाई साहब inactive company in the record of ROC। तो मैं पहले पर येलो हाईलाइट कर लूं, नीचे ये हटा दूं, डिस्टर्ब कर रहा है येलो, यानी इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज एन इनएक्टिव कंपनी इन रिकॉर्ड ऑफ आरओसी। तो पहला तो ये हो गया, यानी वह कंपनी जो आरओसी के रिकॉर्ड में इनएक्टिव है। अब पूछो तो सरी तुम मुझसे कि सर है ना इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, ये लो पहले बता दिया एडवांस में। फॉर द अबव पर्पस, inactive company means a company which is not carrying the business and operation, a company which has not made any significant accounting transaction in preceding 2 financial year, a company which has not filed a financial statement and annual return during last 2 इन कंपनीज को ही इनएक्टिव कहा जाएगा। तो कौन सी कंपनी डोरमेंट बनेगी? नंबर 1 इनएक्टिव। अब पढ़ो सेकंड पढ़ना तो एंड, ये खेल एंड का है, ये खेल इसको अपन करते हैं, मेरा फेवरेट कलर आ गया ग्रीन, ये लो तो कुछ है नहीं, ये बोल रहा हूं सुनना। एन इनएक्टिव कंपनी मींस इन द रिकॉर्ड ऑफ आरओसी जो इनएक्टिव है, एंड यानी एंड इसके अलावा कौन, एंड विच इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, which is not carrying out any business activity and has applied to ROC to change the status in the register of companies maintained by the कंपनी फ्रॉम दी एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी, यानी जिसके पास कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है और उसने अप्लाई कर रखा है आरओसी को क्या बनने के लिए कि भैया मुझे मेरी कंपनी को किस में कन्वर्ट करना है, डोरमेंट कंपनी पर। तो दो तरीके से कंपनी डोरमेंट बन जाएगी, फर्स्ट ये पॉइंट और सेकंड ये पॉइंट, तो ये दो रीजंस हैं। अब ये हुआ इसका फर्स्ट। अब सुनना, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अब ये आ गया कौन सा, सेकेंड पॉइंट। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट हाफ तो कंप्लीट हुआ किसके लिए, इनएक्टिव के लिए, यानी एक ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव है रिकॉर्ड के लिए, प्लस विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अप्लाइड टू द आरओसी फॉर चेंज द स्टेटस फ्रॉम द एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी। ये तो पहली बात हो गई। सेकेंड बात जो मैंने तुमको पहले बताई थी, फर्स्ट वाली बता दी थी, बट चलो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सेकेंड पॉइंट सुनना। where a company where a company is formed and registered under this act for future project to hold an assets or intellectual property, भगवान जी ये देखो, and has no significant accounting transactions। आप गौर कर रहे हो यहां पर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं था,
पता है क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पर लिख रखा था इनएक्टिव कंपनी और फिर नीचे इनएक्टिव कंपनी के डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लिख रखा है। बट चलो, मेरे को पता है मैं बार बार रिपीट करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो दो बातों को समझना। पहली तो कौन सी कंपनी? इनएक्टिव कंपनी। और सेकंड वो कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। तो अब मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में तो इन सबको हटाना है ना, ये देखो मैंने हटा दिया। अब मैं काम कर सकता हूं, ये देखो, इनएक्टिव कंपनी और फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये दो कंपनियां डोरमेंट बन सकती है। प्लस फ्यूचर प्रोजेक्ट में ये भी लिख रखा है एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बट इनएक्टिव कंपनी में ये नहीं लिख रखा। क्यों? क्योंकि इनएक्टिव कंपनी कहते किसे हैं वो यहां नीचे बता रखा है। अगर आप इनएक्टिव कंपनी देखोगे तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब ही यही है कि उसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो ये दो कंपनियां, क्या मैं इसको वापस ऐसे लिख सकता हूं रेड पेन से? फर्स्ट ये कंपनी और सेकंड ये कंपनी जिसके फ्यूचर प्रोजेक्ट में उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये कंपनियां इनएक्ट, और ये सच कंपनी, और आप आगे लिख रखा है और एन इनएक्टिव कंपनी। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट आ गया। तो मैं अब इसको यहां से मेन, यानी ये जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ था ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। मेन डेफिनेशन यहां से इस बॉक्स से स्टार्ट हो रही है और यहां क्या लिख रखा है? वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सच अ कंपनी, यानी ये कंपनी, और इन इनएक्टिव कंपनी, अब पढ़ो तो क्या लिख रखा है? मे मेक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच मैनर एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब अपन इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। सेक्शन 455 क्या कहता है? नंबर 1, ऐसी कंपनी जो बनी है किसके लिए? अपन पहले इसको लिख लेते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, दैट कैन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट, एंड ये देखो मैं एंड लिख रहा हूं, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। सच अ कंपनी, यानी ये कंपनी, मैं इसके आगे लिख लेता हूं, सच अ कंपनी, और ये लो, समझ रहे हो? A company which is made for the future project, that is for the intellectual properties and on, and has no significant accounting transaction, such a company, थोड़ा सा रुको, और an inactive company may make an application to the ROC for being the, for having the status of dormant company। ये तो यहाँ लिख रखा है, और आप ये एप्लीकेशन कर सकती है। तो यहां पर अब ये दोनों पॉइंट्स आ गए, फ्यूचर वाला भी आ गया और इनएक्टिव वाला भी आ गया। अब मैं चाहूंगा तुम इस वर्ड पर गौर करो। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, और ज्यादा, ये देखिए। तो अब मैं काम करूं, पहला वाला मैंने ले लिया ग्रीन, सच्चा कंपनी, और दूसरा वाला मैंने ले लिया येलो। पढ़ोगे अब इसको? एक मिनट, पढ़ना तो नोट्स है तो बेस्ट रहेगा नोट से पढ़ना। कोई जल्दबाजी नहीं है भैया। Where a company formed and registered for the future project and has no significant accounting transaction, such company or an inactive company may make application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। अब इसमें, इस डेफिनेशन में कितने सवाल आते हैं? सर इनएक्टिव कंपनी क्या होता है? विकास ने पहले ही बता दिया। सर ये क्या है? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और यहां पे भी लिख रखा है नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो विकास ने पहले ही बता दिया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग दीज फोर, यानी इन 4 ट्रांजेक्शंस को अगर कंपनी कर रही है, चाहे भूत में चाहे भविष्य में, यानी जिसका पास्ट खराब है वो भी इनएक्टिव, वो भी बन सकती है इनएक्टिव बनकर, वो भी बन सकती है डोरमेंट, और जो फ्यूचर के लिए आई है वो भी बन सकती है डोरमेंट कंपनी। तो ये दोनों कंपनीज में मेक एन एप्लीकेशन फॉर बीइंग विच कंपनी? डोरमेंट कंपनी। अब मेन बात, चलो हो गया सेक्शन 455, ठीक है ना? अब एक
प्रोसीजरल पार्ट जो इस टॉपिक का रहा है मैं वो भी बता देता हूं आपको, और फिर इसके अपन कुछ हो सका तो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। सुनना, एप्लीकेशन जो है ना वो सुओ मोटो लग सकती है, और आरओसी खुद भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कंपनी भी आरओसी को चिट्ठी लिख सकती है कि मुझे डोरमेंट बनना है, या फिर आरओसी भी कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि तुम डोरमेंट बन गई। तो इसको अपन बोलते हैं सुओ मोटो बाय कंपनी और ऑर्डर बाय आरओसी, इट डिपेंड्स। पर लॉ कह रहा है, सेक्शन 455 कह रहा है कि दोनों तरीके से डोरमेंट कंपनी बन सकती है। बट मेरे ऊपर विश्वास रखो, आज नहीं तो जिस समय तुम सीएस प्रोफेशनल में पहुंचोगे तब आपको पता पड़ेगा। मैं बता रहा हूं 99% आरओसी खुद से किसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाता है पता है? अब उसके बहुत सारे रीजन है, बट क्या पता कोई आप में से लोग जो समझदार है वो समझ जाएंगे। आरओसी जिस कंपनी को 2 साल से कंटिन्यूस बिजनेस नहीं कर रही है ना, उसको स्ट्राइक ऑफ करना ज्यादा पसंद कर। स्ट्राइक ऑफ मतलब धंधा बंद करो, निकलो यहां से, कोई डोरमेंट नहीं है, और उसमें पैसा ज्यादा मिलता है आरओसी, और कंपनी फंस जाती है। चलो मैं अब इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके कई फालतू भी पॉइंट निकल सकते हैं, तो अपन तो अपने कॉम्पैक्ट रहते हैं ना, अपन क्यों बोले। पर सुनना, कंपनी विच मीट्स द अबव क्राइटेरिया, इनएक्टिव कंपनी और फ्यूचर प्रोजेक्ट, कैन अप्लाई सुओ मोटो टू दी आरओसी। और कौन सा फॉर्म फाइल होगा अभी मैंने ऊपर इस सारे में बता दिया था, एमएससी। एमएससी 1, ये एमएससी क्यों है? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 29 पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन है, विच आर डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो सुनना, 29th नंबर चैप्टर में है सेक्शन 447, और 29th नंबर चैप्टर क्या है? मिसलेनियस। तो उन्होंने मिसलेनियस का शॉर्ट कर लिया एमएससी। जैसे याद आ रहा है, इनकॉर्पोरेशन का आईएनसी, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का पीएएस, डायरेक्टर का डीआईआर। अरे अब तो तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो चुके, तो वैसे ही ये फॉर्म है एमएससी। एमएससी 1 फाइल करना पड़ेगा आरओसीजी को, और फीस जो भी प्रिस्क्राइब है वो देनी पड़ेगी। ये तो तब है जब आरओसी एप्लीकेशन करती है। सेकंड, इन केस ऑफ कंपनी विच हैज नॉट फाइल द फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर 2 years, आरओसी को कैसे पता पड़ेगा? कोई कंपनी अगर 2 साल तक फाइनेंस स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रही है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, तो आरओसी कहेगा बुलाओ इस कंपनी को और कन्वर्ट कर दो डोरमेंट में। बट आरओसी इतना अच्छा नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड और है, इसको इतना सा कट करके आरओसी जी को दे दिया तो कहेंगे कि देखो सीएस क्या कह रहा है। आरओसी इतना अच्छा नहीं है। यह लाइन केवल और केवल एकेडमिक पर्पज से बोली गई है, जिसका उद्देश्य केवल हास्य है। चले अब आते हैं, आरओसी बड़ा समझदार पर्सन है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की रेवेन्यू बनानी है। सरकार ऐसे थोड़ी चलती है ना। कितना चेंज हुआ देखो मैंने। तो आरओसी जी क्या करेंगे, मैं 90% बता रहा हूं, आरओसी उन्हें डोरमेंट नहीं करेंगे, उसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे। स्ट्राइक ऑफ या फिर अलग से पनिशमेंट पे लेंगे। लेकिन आरओसी अगर थोड़े से बड़े दिल के हैं, देश के अंदर उनको लगता है कि नहीं यार बिजनेस पर थोड़ा मौका देना चाहिए, तो आरओसी जी का पावर है कि आरओसी जिस कंपनी ने 2 साल तक कंटिन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, आरओसी में इशू नोटिस ऑफ सच कंपनी एंड एंटर सच नेम ऑफ द कंपनी एज एन डोरमेंट कंपनी, यानी उसका जो रजिस्टर है ना डोरमेंट कंपनी का, उसमें उसका नाम करके अपनी मर्जी से स्टेटस कर लेगी। मेरे को भी इतने साल के प्रैक्टिस हो गए, हो सकता है मुझसे चूक गया हूं, मैंने इसके आज तक शायद तक कोई एग्जांपल नहीं देखा कि आरओसी ने अपना बड़ा दिल दिखा के आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप सोचोगे ना कि बड़ा दिल की क्या बात है, कि चलो ये भी इसका भी जवाब दे देता हूं। एक कंपनी डोरमेंट कंपनी मैक्सिमम 5 साल तक रह सकती है। तो इसका मतलब क्या है पता है? आपको 5 साल का टॉपअप करके दे रहा है आरओसी, कि चलो कोई बात नहीं है ना, कि अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं है ना, कि थोड़े टाइम बाद वापस आ जाना, थोड़ा सा बिजनेस कर लो। क्योंकि एक कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज कंपनी कैन हैव द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर कॉन्जिक्यूटिव 5 years। 5 साल तक ही उसको स्टेटस मिलेगा, उसके बाद तो उसको एक्टिव बनना ही पड़ेगा। और अगर वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है तो भैया धंधा बंद करो और निकल जा, निकल जा, हो गया काम तेरे से। जब तेरे को 2 साल पहले तेरे से कुछ नहीं हुआ, 5 साल तेरे को डोरमेंट रखा तो तेरे से कुछ नहीं हो रहा, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन तेरे में है नहीं, बंद करना बिजनेस। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, कंपनी के नंबर बढ़ा रहा है ना। ये रीजन। तो दिस इज द पॉइंट विच एक्चुअली आई टोल्ड यू, जो आपको यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए। तो ये दोनों तरीके। अरे भैया इतना चिल्लाया ही नीचे बड़े अच्छे लेखक ने लिख भी रखा है, द रजिस्ट्रार shall initiate the process of striking off of the name of the company
इफ द कंपनी रिमेन्स अ डोरमेंट फॉर द कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर, यानी अगर कोई कंपनी 5 साल या उससे 5 साल होते ही उसके बाद आरओसी उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर लेगा, उसके स्टेटस को, यानी उस कंपनी को बंद कर देगा। स्ट्राइक ऑफ क्या होता है, उसके लिए पहुंचे सीएस प्रोफेशनल में स्ट्राइकिंग ऑफ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। एनीवे अब मैंने बोल तो विकास ने बहुत आराम से दिया कि एमएससी फॉर्म 1 फाइल करना है। अब ऑफकोर्स ही बात है, हमारे टॉपिक का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, तो अब प्रैक्टिस की भी बात होगी। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फ्रॉम एक्टिव कंपनी। अब अपना सिंपल सा काम स्टार्ट हो रहा है। नंबर 1, बोर्ड मीटिंग होगी, डेट टाइम प्लेस एजेंडा डिसाइड होगा। अरे ये सब जिसको भी मैंने पढ़ा रखा है ऊपर वही। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन हो गया, अब आओ जनरल मीटिंग करो, जनरल मीटिंग करो, जनरल मीटिंग करो, कौन सा रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन। और जो है स्पेशल रिजोल्यूशन है तो एमजीटी 14 फाइल कर लो। इतना तो समझ में आ रहा है ना, इतने बड़े हो चुके हो, ये बहुत चीजें हो चुकी है। प्लस एक ऑडिटर भैया जानते तो हो ना, सीए, उनसे भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा दैट कंपनी शेल ऑब्टेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। ये सबसे टफ काम है, सीए भैया बड़ा एकदम सोच समझ के देगा। प्लस जनरल मीटिंग होगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड मीटिंग होगी। मेरे हिसाब से ए बी सी डी ई पॉइंट में तो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट में बताऊं, बोर्ड मीटिंग हुई, ठीक है, सीए भैया यानी ऑडिटर भैया से एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा, नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग होगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, एमजीटी 14 फाइल होगा। इतना तो कर ही लोगे ना, यानी ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम, है ना। ये होने के तुरंत बाद अब एमजीटी फाइल करने के बाद में अब फॉर्म फाइल होगा MSc1। ये MSc1 है, ठीक है ना, ये MCS नहीं है। MSc1 फाइल होगा विद द आरओसी अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, इसकी कॉपी दे देना, प्लस कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो सीए भैया ने दिया था, प्लस डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, प्लस डायरेक्टर भी डिक्लेरेशन देंगे। ये सब जो ही तुम आरओसी को दोगे, आरओसी इसको चेक करेगा, और आरओसी को लगता है कि हाँ तुमको स्टेटस कन्वर्ट, तुम्हारी कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट बनाना है, तो आरओसी विल इशू MSc2, ये आरओसी इशू करेगा। तो देखो ये सब करके फिर आप एक फॉर्म फाइल करोगे MSc1, इसमें अटैच कर लेना बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन जो सीए भैया ने वो सर्टिफिकेट बनाया दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ये सब देकर आरओसी अंकल को दे देना। आरओसी चेक करेगा और आरओसी सर्टिफिकेट दे देगा MSc2 के अंदर, यस नाउ कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फ्रॉम द डोरमेंट फ्रॉम द एक्टिव कंपनी, दैट्स इट। लेकिन इस टॉपिक का सभी पर्सन जिसके पास भी नोट्स है सुन लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी कंपनीज कभी भी डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकती है। दीज कंपनीज शेल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द डोरमेंट कंपनी, यानी इन कंपनीज को डोरमेंट कंपनी में मत बना देना आरओसी जी। कौन सी कंपनी, और ना तुम एप्लीकेशन करना, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई इंस्पेक्शन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर तुम्हारी कंपनी में कंपनी लॉ के या किसी भी अदर लॉ के अकॉर्डिंग कोई केस स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि तुम डोरमेंट करके भाग जाओ। थर्ड, अगर तुम्हारी कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है, अरे पता है ना DPT1, पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अगर तुम्हारी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट, तुम्हारे केस स्टडी आएगी। और मेरी बात को ध्यान रखना, मेरे शब्द जो भी पर्सन सुन रहा है, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा, ये डिस्कशन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वो कंपनी जो डिपॉजिट ले चुकी है वो कंपनी डोरमेंट नहीं बन सकती, उस कंपनी को डोरमेंट मत करो। नेक्स्ट, अगर किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग लोन पड़े हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, या अगर आपकी कंपनी में सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन है, अगर आपकी कंपनी में डिपॉजिट एक्सेप्टेड है, अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी केस चल रहा है, अगर आपकी कंपनी में कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन चल रहा है, आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकती। पर एक राज की बात बताऊं, और मैं इस क्वेश्चन का पिछले 4 साल से 5 साल से वेट कर रहा हूं, आएगा ये, इस अटेम्प्ट में आएगा, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में आएगा, ये सवाल तो आएगा। पता है क्या, जानबूझ करके इंस्टीट्यूट पूछेगा कि कंपनी है, उसके ना सिक्योर्ड लोन है 5 करोड़ के, क्या वो कंपनी कन्वर्ट हो सकती है डोरमेंट कंपनी में? फिर क्या पूछेगा,
वेदर योर आंसर भी डिफर कि अगर कंपनी के पास अनसिक्योर्ड लोन है 5 करोड़ के, क्या वो कंपनी डोरमेंट बन सकती है? तुमने तो यहां पढ़ लिया कि अगर कंपनी में सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, कंपनी डोरमेंट नहीं बन सकती। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी के अंदर आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, मैं 6 बार बोलूंगा, 6 बार नहीं बोलूंगा, 9 बार बोलूंगा, क्योंकि 9 एयर स्ट्राइक करके मारा है, ठीक है ना, समझ गए हो क्या कह रहा हूं। अगर कंपनी के पास अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड, यानी वो लोन जो किसी चीज से सिक्योर्ड नहीं है उसको देखो, सिक्योर्ड लोन का मतलब आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रखी है। अगर कंपनी के पास में अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसी कंडीशन में जिनसे अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है ना, उनसे एनओसी लेकर कंपनी डोरमेंट बन सकती है। मैंने 6 बार बोल दिया है तो 3 बार बाकी है, सुन लोगे। अगर कंपनी के पास अनसिक्योर्ड लोन है, अगर सिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड है तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी चार्ज पे क्रिएटेड है, समझोगे ना। लेकिन अगर आपकी कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन है, अगर आपकी कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन है ना, तो जिनके अनसिक्योर्ड लोन है उन्हीं से कंसेंट ले लो, मियाँ बीबी राजी, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? अनसिक्योर्ड लोन वाले कह रहे कि हाँ डोरमेंट बन जाओ, तो डोरमेंट बन जाओ। लेकिन सिक्योर्ड वाले नहीं, क्योंकि सिक्योर्ड वाले का मतलब है, इसका मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है, यानी उस प्रॉपर्टी पर कुछ भार है आपकी। एनीवे, वेयर सच एनओसी रिक्वायर्ड टू बी अटैच फ्रॉम द फॉर्म, और प्लस आपको एनओसी को भी अटैच करना पड़ेगा। एनीवे, प्लस आपकी कंपनी में कोई भी मैनेजमेंट डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी में कोई टैक्स, कोई ड्यू, कोई ड्यूटीज और कोई भी तरीके का लोन पेबल नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज की सैलरी, भाई साहब एम्प्लॉयज की सैलरी ड्यू है, नहीं बन सकते डोरमेंट। एंड अ कंपनी इज लिस्टेड, यार ये गड़बड़ होगी ना, ये लिस्टेड कंपनी, एच के बाद लिख लो GHI, प्लीज ये आप सभी पर्सन एक कमेंट कर लो, इसको अलग से लिखो। अ ये क्या लिख लिया, अ लिस्टेड कंपनी, ये अलग से लिखो। इसको यहां से मैं हटा देता हूं, एक बार स्क्रीन देखते रहें, क्योंकि ये पता है यहां पे छिप गया बेचारा, ये हटाओ यहां से, यहां पे लिख लेता हूं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो भी आप डोरमेंट नहीं बन सकते। तो बताओ कौन कौन सी कंपनी डोरमेंट नहीं बन सकती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो एकदम। अगर कंपनी में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो, अगर कंपनी में किसी भी तरीके का केस प्रोसीडिंग चल रही है कंपनी लॉ के अदर लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट, प्राइवेट डिपॉजिट नहीं, पब्लिक डिपॉजिट, हाँ, यानी पब्लिक डिपॉजिट ले रखी है, आउटस्टैंडिंग है कंपनी ने, और द कंपनी इज इन द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ देयर ऑफ एन इंटरेस्ट, प्लस कंपनी ने, अब देखो ये आधा पढ़ते ही आंसर गलत हो जाता, देयर द कंपनी, देयर आर पब्लिक डिपॉजिट विद आर आउटस्टैंडिंग, और द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ देयर ऑफ और इंटरेस्ट, और प्लस कंपनी ने उनका इंटरेस्ट या उसका पेमेंट करने में फेल हो गई है। नेक्स्ट, अगर कंपनी में आउटस्टैंडिंग लोन है, अनसिक्योर्ड, सिक्योर लोन है, अगर कंपनी के पास अनसिक्योर्ड लोन है बट अगर आपने लेंडर से एनओसी ले रखी है तो चलेगा, आप डोरमेंट बन सकते हो। अगर आपकी कंपनी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपकी कंपनी ने कोई स्टेचुटरी टैक्स, ड्यूज या ड्यूटीज का पेमेंट नहीं किया है, आपने कोई वर्कमैन्स के ड्यूज का पेमेंट नहीं किया है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, सोचना भी मत कि आप डोरमेंट बन सकते हो, दोबारा मत सोचना, ये कंपनियां डोरमेंट नहीं बन सकती है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जेम्पशंस ऑफ डोरमेंट कंपनी, आखिर क्यों कंपनीज डोरमेंट बनना चाहती है? बहुत फायदे होते हैं। अरे साल में आपको ध्यान है ना, वो बोर्ड मीटिंग होती थी, तो गवर्नमेंट कंपनी को है ना 6 महीने में एक मीटिंग ही करवानी पड़ती थी, नॉर्मल सभी को 4 मीटिंग। अब याद करो तुम ऊपर अपना ऊपर वाला कंपनी एक्ट अपन कई जगह से पढ़ चुके हैं, दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी, तो उसमें से पहला था इसको साल में 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है। गवर्नमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो 5-5 साल में होता है वो नहीं होगा, प्लस कंपनी को फ्यूअर कंप्लाइंसेज होंगे। गवर्नमेंट कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए उसको एक शील्ड, कॉर्पोरेट शील्ड भी बनी हुई रहती है और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी काम कर सकती है, ठीक है, और 5 साल तक इस स्टेटस को एंजॉय कर सकती है, 5 साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक। अब प्रोसीजर, अब मैं प्रोसीजर फास्ट फास्ट बोलूंगा क्योंकि 50 बार हो चुके हैं। बोर्ड मीटिंग होगी, नोटिस जाएगा, डे टाइम पे एजेंडा जाएगा, डायरेक्टर्स आएंगे, मिलेंगे, मीटिंग होगी, ऑडिटर्स अपना सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि ताकि वाई ही विल गिव सर्टिफिकेट कि भैया कोई भी तरीके का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। इसी बोर्ड मीटिंग में डे टाइम प्लेस एजेंडा डिसाइड होगा, जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा 21 डेज प्रायर। चलो होल्ड जनरल मीटिंग, नोटिस गया, स्पेशलाइजेशन पास हुआ, MGT 14 और MSc 1 हो गया। अब खत्म,
3/4 नहीं, 90% चैप्टर खत्म। अब 10% चैप्टर, ये देखो, ये इतना सा, इन्ना सा, चिन्नू सा, इतना सा, सब्र कर लो, ये भी हो जाएगा। अब क्या हुआ, डोरमेंट कंपनी खत्म। लेकिन अब मुझे बताओ, आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी कितने साल तक रहेगी? 5 साल तक। लेकिन वो डोरमेंट कंपनी वापस से एक्टिव बन सकती है। अब बनना तो पड़ेगा ना 5 साल के अंदर। तो सुनना, आप क्या लिख रखा है, एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। तो फिर से आरओसी के पास जाना पड़ेगा। तो सुनना, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? An application for obtaining status of active company is required to be made in form number MSC4, which should be accompanied with the return of MSC3 in respect of financial year in which the application for the obtaining status of the inactive company is being filed. इस MSC4 के साथ आपको एक MSC3 अटैच करना पड़ेगा जो रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब यहां पर आ रहा है एक फॉर्म, रिटर्न इन फॉर्म, कि भैया हम हमारा स्टेटस जो हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट होने के 7 डेज के अंदर ही, यानी आज आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया, ये मैं बताना भूल गया था, तो आप कब करोगे अपने आप को? तो जैसे आज आपने कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर लिया, उसके 7 दिन में, 7 डेज में, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी इन द फॉर्म नंबर MSC3, MSC4, and you have to attach a return that you have done the accounting transactions, or you are ready to do the business. ये फॉर्म जो दोगे तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा MSC5। दैट्स इट, बिजनेस का स्टेटस फिर चेंज, फिर से आप हो जाओगे सिंगल से कमिटेड, कमिटेड से सिंगल। अरे मैं जब जवान हुआ करता था, मेरे फेसबुक की बातें बता रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम का नहीं पता है, वहां पर क्या ऐसा ऐसा होता है या नहीं होता है। स्टेटस फिर चेंज हो जाएगा, आरओसी वो स्टेटस चेंज कर देगी। दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड इनएक्टिव कंपनी और एक्टिव कंपनी। ROC will give MSC2। ये है एक्टिव से डोरमेंट का सफर। अब डोरमेंट बन चुके हो, अब 5 साल में तुमको फिर से एक्टिव होना है। यू हैव टू फाइल MSC4, अटैच करना MSC3। ROC will give you MSC5। Now again you are active। ये देखो, ये हो गए फॉर्म MSC1 2 3 4 5। खत्म हुआ सेक्शन ए की है 455। तो इस तरीके से आपका जो डोरमेंट कंपनी है वो कंप्लीट हुआ। एक पॉज लूंगा ताकि हम इसके फिर क्वेश्चंस जो है, कैसे इंस्टीट्यूट इसके क्वेश्चन पूछ रहा है, हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। केवल पॉज, मैं आपके समय की वैल्यू बहुत अच्छे से जानता हूँ। स्ट्रीम पॉज, चले ये आ गए हम गवर्नमेंट कंपनी पे, है ना। ये अपनी प्ले स्टेशन है। प्ले स्टेशन में क्वेश्चंस, पहला वही क्वेश्चन सिग्निफिकेंट, अपन सीधे एग्जाम के क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये और भी चलते हैं। देखो ये रहे एग्जाम में क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, जून 2023 में डिफंक्ट कंपनी और वैनिशिंग कंपनी में क्या डिफरेंस है, हम इस पर जिक्र करेंगे। तो पहले वाला जो कोर्स हुआ करता था उसमें ये वैनिशिंग कंपनी का भी कॉन्सेप्ट होता था, अभी भी है, चूंकि क्वेश्चन आ चुका है तो हम इस पर भी जिक्र कर लेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज, चलो अपन यहाँ पे आते हैं, सारे सवाल ही ले लेते हैं ना। अ ग्रुप ऑफ पर्सन वांट्स टू फॉर्म अ कंपनी फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड acquires the status of dormant company, the group seek your advice। आई होप तुम कर लोगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। आई होप तुम बस इनको बोलो ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं, ठीक है। MSC1 फाइल करवा लेना ना, और नहीं हो तो मेरे पास ले आना, फीस लगेगी, कर लेंगे अपन काम मिल बांट के, है ना। चलो सेकेंड, स्टेट द प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू द डोरमेंट कंपनी। बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, केवल साल में 2 ही बोर्ड मीटिंग होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं बनाने इसके, है ना। रिटायर बाय रोटेशंस वगैरह, ऑडिटर्स के जंजल से सारा खत्म है, कंप्लाइंसेस बहुत कम हो जाएंगी, है ना। ये सारे बेनिफिट्स हैं। स्मॉल कंपनी और डोरमेंट, सॉरी, स्मॉल कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में क्या फर्क है? अरे यार, स्मॉल कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी, अरे वो पेड अप कैपिटल 4 करोड़ टर्न, अरे याद आ रहे हैं, वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, ये एकदम अलग अलग। वो 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली प्राइवेट कंपनी होती है स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85, जबकि ये है इनएक्टिव कंपनी।
बहुत ज्यादा फर्क है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, फिर ये बता रखा है कि एक कंपनी है क्यूट गारमेंट्स लिमिटेड हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड, यानी स्टेटस ले लिया उसने डोरमेंट कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स योर एडवाइस अबाउट द रिक्वायरिंग कंप्लायंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, लो भैया, प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न फाइल, थर्ड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, तो बोर्ड मीटिंग तो तुमको पता है, प्लस अब आता है मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वही रहेंगे, आपकी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, डिपेंड्स ऑन दैट। रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न्स, तो रिटर्न्स फाइल करने हैं, लेकिन आपकी जो फीस है ना वो कम हो जाएगी। रिटर्न्स तो फाइल करने ही है आपको, गवर्नमेंट कंपनी विल फाइल द रिटर्न, लेकिन जो उसकी रेस्पेक्टिव जो फीस है ना वो जरूर कम हो सकती है। और नेक्स्ट, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, बता देना कि इसमें अब ईयरली 2 मीटिंग ही कंपल्सरी, और 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम गैप 90 डेज होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 149। मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर सेम ही है, कहीं पे मैंने आपको एक लाइन भी बोली क्या, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी होती है आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर कम या ज्यादा हो जाएंगे, नहीं। तो जहां पर कुछ नहीं बोला गया इसका मतलब वो पुराना वाला ही प्रोविजन चल रहा है, ठीक है ना। चलें, फिर एक और कंपनी है, अब देखो ये एमसीए की वेबसाइट में एक्टिव से इनएक्टिव स्टेटस शो हो रहा है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कैसा हो गया, तो समझ जाना कि आरओसी ने अपनी मर्जी से उसको बना दिया है। और क्यों बनाया होगा, उसने 2 साल तक रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे। मेरी बात क्या मैं समझा पा रहा हूँ, है ना। क्या हुआ, एक आदमी सोया सोया सुबह उठा, उसने कहा अरे ये क्या हुआ, मेरी कंपनी इनएक्टिव बन गई, एक्टिव से, या डोरमेंट बन गई, ठीक है, एक्टिव से। तो उसको कहना कि भैया इसका रीजन है कि आरओ, तुम तो एप्लीकेशन कर ही सकते हो, आरओसी के पास भी पावर है कि वो आपकी कंपनी को कन्वर्ट कर सकता है किसके अंदर, डोरमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर कीपिंग द एसेट्स इन द कंपनी फॉर द फ्यूचर यूसेज। सही है कि अभी आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप थोड़ा समय रुक कर 5 साल तक के लिए, यहां जरूर लिख के आना कि 5 साल। अब जून में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ना दो, मैं हट जाता हूं थोड़ी सी देर के लिए, एक बार जून का क्वेश्चन पढ़ना दो। जून का क्वेश्चन आ गया ना, अनसिक्योर लोन, मैं यूं ही वेट कर रहा था इसका, ये आया हुआ पड़ा है, बताओ, 4 साल पहले आ चुका है ये। अरे वो एनओसी ले लेना है, अनसिक्योर लोन है तो उनसे एनओसी लेकर डोरमेंट बन सकती है। अनसिक्योर लोन याद आता है, 9 एयर स्ट्राइक की तरह 9 बार बोला था मैंने, चलो ठीक है, याद आ जाएगा। फिर से वही बात है, सीडी लिमिटेड हैज नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 years, द कंपनी हैज अ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, द कंपनी हैज अप्रोच यू टू सीक द एडवाइस। तो उसको बता दो डोरमेंट कंपनी के बारे में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखो 5 साल का अभी भी समय है, वापस से कम बैक कर सकता है, ये सब बताना। आरओसी को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, एमएससी 4 के अंदर एमएससी 3 अटैच करना पड़ेगा, और एमएससी 5 के साथ वापस से आप एक्टिव बन जाओ। अब आता है कंप्लायंस ऑफ डोरमेंट, अब आती है डिफंक्ट कंपनी और वैनिशिंग कंपनी क्या होती है। मैं वैनिशिंग कंपनी बता देता हूँ। वैनिशिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी लिस्टेड तो है आरओसी के साथ, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, एंड विच हैज फेल्ड द फाइल रिटर्न्स विद द आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंज फॉर consecutive 2 years एंड इज नॉट मेंटेनिंग द रजिस्टर्ड एड्रेस इन द आरओसी, तो इन कंपनी को अपन वैनिशिंग कंपनी कहते हैं। और वैनिशिंग कंपनी भी डोरमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि अपन ने पढ़ा था एक बार अगर कंपनी लिस्टेड है तो जब तक वो अनलिस्टेड नहीं करेगी यार लिस्ट, तो वो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी कभी भी डोरमेंट नहीं बन सकती है। पढ़ना तो आप इसकी लास्ट 2 लाइन, वैनिशिंग कंपनी की, however the name vanishing company shall not be removed, however the name of the डोरमेंट कंपनी। अब एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना ये स्ट्राइकिंग ऑफ से ज्यादा है, और उस समय स्ट्राइकिंग ऑफ कोर्स में हुआ करता था, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं आने का है, मैं आपको बता रहा हूं। इनएक्टिव कंपनी क्या है, डिफंक्ट कंपनी क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। बट ये डिफंक्ट और वैनिशिंग कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ का पार्ट है, सो इफ यू विल नॉट गेट इट, लेट इट बी, ठीक है। बट आंसर जिसके पास ये प्ले स्टेशन है तो आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। अब जून 2023 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पढ़ना तो क्वेश्चन, पढ़ना तो क्वेश्चन, वो 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन कर देना, 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन कर लेना फॉर बीइंग एमएससी कंपनी, फॉर बीइंग एक्टिव टू, सॉरी, डोरमेंट टू एक्टिव, और वो एमएससी 3 भी अटैच कर लेना 7 दिन के अंदर, ये वही की वही कहानी, आरओसी आपको कर देगा, टॉपिक कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर के अंदर हमारी डोरमेंट कंपनी तो परफेक्टली हो गई ना, मैं ये मान के चलता हूँ। तो हम अभी इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, इमीडिएटली मैं नेक्स्ट लेक्चर जो अपना एक और नेक्स्ट पार्ट जो है अब मैं लेना चाहूंगा, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। ये रहा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, बट आप इसको अपनी तरफ से एक बार लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।